हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई विल पर। और जैसा कि आपने देखा, इसके पहले हमने 2019, 2018 एवं 2017 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर सारे सॉल्व कर लिए हैं। और उन 3 पेपर को सॉल्व करने के बाद ये समझ में आया कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनका नंबर काफ़ी हाई है। मतलब आप मान सकते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अगर डायरेक्टली, ये तो डायरेक्ट रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप कहें कि जो 4 ऑप्शंस पूछे जाते हैं उनसे रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस समथिंग 20 के अराउंड मिल जाएंगे आपको। तो इस बात का आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं क्यों आपको ओल्ड ईयर पेपर सॉल्व करने की सलाह दी जाती है। वो इसी बात को ध्यान में रखकर दी जाती है ताकि आप लोग जो पिछले वर्षों में जैसे सवाल पूछे गए हैं, जिस चीज़ से जो सवाल बना है उसको आप समझ पाएँ और उसी हिसाब से अपनी तैयारी आगे करें। प्रीलिम्स ना होने का ज़्यादातर मेन रीज़न यही होता है कि आप ओल्ड ईयर्स पेपर सॉल्व नहीं करते हो, या फिर जो पैटर्न उन्होंने दिया था या जिस पैटर्न पे वो सवाल पूछ चुके हैं आयोग आपसे, उसको आपने फॉलो नहीं किया ठीक से, या आपकी जो बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज को लेकर जो आपकी थॉट रही वो उतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रही। तो इसलिए इस बात को आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना है और ज़रूरत भी है उसको देने की, अगर आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है और मेंस लिखना है। देखिए 3 स्टेज हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में अंततः इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बहुत सारा। और एमपी का जो मेंस है वो काफ़ी, अगर जो प्रीलिम्स के टॉपिक आप पढ़ते हैं उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आपको मेंस में मिल ही जाती हैं। मतलब सारी चीज़ें ही लगभग कवर हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपसे 3 लाइन का कोई आंसर मुझे पूछा गया है या 10 वर्ड का कोई पूछा गया है तो उसमें आपको जितना अभी पढ़ाया जा रहा है या जिस ऑप्शन के बारे में जितनी डिटेल दी जा रही है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से चिंतन करें इस बारे में और टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। साथ ही ओल्ड ईयर्स पेपर्स का जो डिस्क्रिप्शन है, जो कि आप कोई बुक खरीदने पे आपको केवल एक ही ऑप्शन का मिलेगा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस का आपको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। सो इस बात को फॉलो करें और वेरीफाई भी कर सकते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि कितने सवाल यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जहाँ पे रिपीट होता है वो तो मैं बता ही देता हूँ। तो ठीक है, हम चालू करते हैं 2016 का पेपर और इसमें हमसे पहला सवाल जो पूछा गया है उसको देखते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया है कि किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक बात, अगर आपने पिछले पेपर सॉल्व किए हैं 19, 18, 17 के, तो उसमें से ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो सवाल इसमें पूछा है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है। तो भारत के सारे पड़ोसी देश हैं। चीन भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भारत का पड़ोसी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब एक किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे इनकी सीमा लगती है इस बात को अभी हम यहाँ पे इंश्योर कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब एग्जैक्ट तो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ना बन पाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा इंडिया है। अब इसमें हमें कंफर्म करना है कि कहाँ पे कौन सा देश है। तो इस साइड जो लगा हुआ देश है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा लगता है, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे जो देश लगता है पूरा, ये लगता है चाइना। ऊपर से यहाँ पे बीच में क्या पड़ता है, नेपाल। तो इतने एरिया में नेपाल की बॉर्डर लगती है और उसके अलावा जो बच जाता है वो चाइना का लगता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से जो पीओके माना जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ पे लगती है अफगानिस्तान की, ठीक है। जो कि डायरेक्टली नहीं लगती, इनडायरेक्टली लगती है, जिसको माना जाता है। इसके बाद जो लगती है यहाँ पे है आपका बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। इस साइड क्या है, इस साइड है म्यांमार, ठीक है। इस साइड हो गया आपका म्यांमार। यहाँ पे जो बचता है वो कौन सा है, भूटान। और इसके अलावा और कोई कंट्री है, तो एक कंट्रीज़ है मेनली, जो कि यहाँ पे श्रीलंका है, लेकिन इससे स्थल भाग से दूर है, तो ये इसकी सीमा नहीं लगती डायरेक्टली, ठीक है। ये समुद्री सीमा है यहाँ पे नहीं लगती। अब सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो 4096.7 किलोमीटर लगती है। कितना, 4096.7 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही है, हाईएस्ट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे लगती है वो लगती है चाइना की, ये लगती है 3488 किलोमीटर। कितना, 3488 किलोमीटर। इसके बाद लगती है पाकिस्तान की, ये तीसरे नंबर पर है, पाकिस्तान की लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल है, इसकी लगती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार है, म्यांमार की लगती है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। भूटान की लगती है, भूटान की लगती है 629 किलोमीटर, या 629 या कहीं कहीं 699 भी मिलता है। और जो अफगानिस्तान है इसकी डायरेक्ट नहीं लगती, 106 किलोमीटर इनडायरेक्टली मानी जाती है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि बेसिकली अभी पाकिस्तान के पास है, उसके साथ लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत की जो सीमा है ये सारी को जोड़ देंगे आप तो 15,000 किलोमीटर प्लस हो जाएगा ये। तो ये भारत की स्थलीय सीमा की अगर कभी लंबाई पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर समथिंग पड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत की जो तटीय रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई अगर कभी तट की पूछ ली जाए, मतलब जितना एरिया समुद्र से लगता है, इसकी टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। क्या समझे, 6100 किलोमीटर। और अगर पूछ लिया जाए कि ये तटीय सीमा है, इसके अलावा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस तरफ लक्षद्वीप है, इन दोनों को भी ऐड कर दिया जाए तो ये पूरी तटीय सीमा 6100 भी होगी और प्लस में इनका मिला के, तो ये टोटल हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे 3 सवाल बन रहे हैं। टोटल कितनी है, तो 15,200, इसको एग्जैक्ट मान ले 15,200। इसका पूछा जाए तटीय सीमा की 6100 और द्वीप समूह को मिला के तटीय सीमा की पूछी जाए तो 7516.6 किलोमीटर। और किस देश से कितनी बॉर्डर लगती है 1 किलोमीटर में आपको बता दिया, तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बांग्लादेश। अगला सवाल है, कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, दक्षिण भारत हमारा इस प्रकार का, ये हमारा दक्षिण भारत है, इंडिया, ये दक्षिण भारत हो गया। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, इतना आप लोगों को पहले से जानकारी होगी। ठीक है, अब पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ मतलब समकोण के आकार का क्या है, यहाँ पे त्रिभुज के आकार का, यहाँ पे हमारा नीलगिरी पर्वत, कौन सा? नीलगिरी। ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। और यहाँ पे नीलगिरी के अलावा एक इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? दक्षिण भारत की चोटियाँ पढ़ाई थी, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी स्थित हैं, ये भी हम इसके पहले क्वेश्चंस में 2017-18 में सॉल्व करवा चुके हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, ये कि तमिलनाडु में इस साइड लगता है, तमिलनाडु में, इस साइड केरला है, ऊपर कर्नाटका है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो नीलगिरी बीच का भाग है। नीलगिरी की जो सबसे ऊँची चोटी है इसका नाम है दोदा बेट्टा, दोदा बेटा या दोदा बेट्टा, ये मिलता है। इसकी जो टोटल ऊँचाई है 2637 मीटर है। ठीक है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट की, जो कि इसमें पूछा गया दक्षिण भारत की, ये पश्चिमी घाट की है दोदा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे है एक अन्नामलाई, कौन सा? अन्नामलाई। और अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी, इसकी है 2695 मीटर। तो ऑब्वियसली ये समझ गए होंगे 2695 बड़ा होगा या 2636, तो ऑब्वियसली 2695 बड़ा है। तो यहाँ पे है अन्नामलाई, कौन सा? अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, इसी को दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है, 2695 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो दोदा बेटा है, 2637 मीटर। ठीक है, अब बात आती है गुरु शिखर की, तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत वही राजस्थान से होकर दिल्ली तक जाता है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। जो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है, कौन सी? पूर्वी घाट की दूसरी, सेकेंड महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर, 1501 मीटर। और अगर महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है तो पहली कौन सी है? पहली है वो है अरमाकोंडा, या अरमाकोंडा बोलते हैं इसको, अरमाकोंडा की चोटी, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1680 मीटर। ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए अरमाकोंडा, 1680 मीटर। पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी है, ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अरावली पर्वत की, 1722 मीटर। तो यहाँ पे हमारी ये चोटियाँ हो गई। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? अब यहाँ पूछा गया है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अब कश्मीर घाटी को समझने के लिए हमें मैप देखना पड़ेगा, और बिना मैप को देखे इतनी सारी चीज़ें आपको शायद ही समझ में आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले भारत का उत्तरी एरिया बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चूँकि उत्तरी भारत की बस हिमालय को ही देखना है, तो हिमालय को ही ज़्यादातर यहाँ पे हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ऐसे करके ये हमारा उत्तर का हिमालय मान लीजिए। यहाँ पे जो सबसे पहले चोटी मिलती है, ये मिलती है यहाँ पे काराकोरम, कौन सी? काराकोरम। इसके नीचे यहाँ मिलती है लद्दाख, और यहाँ मिलती है, इसका नाम है जास्कर। ठीक है, जास्कर के यहाँ मिलती है, इसका नाम है पीर पंजाल, और पीर पंजाल के यहाँ मिलती है, इसका नाम है धौलाधार। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार और पीर पंजाल, इन तीनों को मिला दें तो ये ट्रांस हिमालय की चोटियाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, इनको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। अब यहीं से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय तिब्बत तक फैला हुआ है, इस साइड भी सारे में फैला हुआ है ट्रांस हिमालय। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, ये तीन चोटियाँ स्थित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले किसकी, तो यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे जाता है, ये है बृहद हिमालय, इसको बृहद हिमालय भी बोलते हैं या ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, इसको बोलते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। और सबसे नीचे जो जाता है इसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, या नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है शिवालिक, क्योंकि इसका निर्माण अभी भी जारी है, और अभी भी इसलिए बीच में खबर आई थी कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे बृहद हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय, उसके नीचे शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सबसे ऊपर की तीन चोटियाँ हैं जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और पीर पंजाल और धौलाधार इसके नीचे स्थित हैं दो के। अब सवाल देख लेते हैं कि सवाल हमारा क्या पूछ रहा था कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। क्या पूछ रहा था कि कश्मीर घाटी किन के मध्य स्थित है। तो ये देखा आपने कि ये बृहद हिमालय है, और बृहद हिमालय के नीचे हमने क्या लिखा था नाम यहाँ पे, ये पीर पंजाल है। ठीक है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल, यहाँ पे है कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी है। तो ये किसके बीच है? बृहद हिमालय और यहाँ पे पीर पंजाल।
तो यहाँ पे कश्मीर घाटी का आंसर हो गया। बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच में हमारी कश्मीर घाटी स्थित है। तो हिमालय का डिवाइडेशन आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसके अलावा बृहद हिमालय की कितनी लंबाई है, 2400 किलोमीटर है, एवरेज हाइट 6100 मीटर। ये सब हम बाद में अलग से डिस्क्रिप्शन में आपको जो भारत की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वो सारा बता देंगे। यहाँ पे आप वो मैप देख लेना, ठीक है। और बाकी ये रेंज कहाँ पे क्रम क्या है इनका, ये थोड़ा याद रखना, क्रम से इतना याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, अगला सवाल में हमसे पूछा गया है वो है भारत के निम्नलिखित राज्यों के उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में क्या करना है, भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इतना नाम दिया गया है हमें। तो हम सबको पता है कि राजस्थान है वो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है एरिया वाइज। दूसरे नंबर पे एमपी आता है, तो एमपी इसमें कहीं दिया नहीं गया। अब पहले नंबर पे राजस्थान, यहाँ पे दो ऑप्शन क्लिक होते हैं, पहला मतलब ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट गए, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब दूसरे नंबर पे बचा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो दूसरे पे तो एमपी आता है, एमपी है नहीं, तो एमपी के बाद क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, महाराष्ट्र। तो एक के बाद क्या आ गया, 3, मतलब ये वाला करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हम सारे देख लेते हैं यहाँ पे। तो एमपी है नहीं, फिर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी का नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे पहले। राजस्थान का आता है, फिर एमपी का आता है, फिर महाराष्ट्र का आता है, फिर यूपी का आता है, फिर गुजरात का आता है, गुजरात के बाद कर्नाटका का आता है, और कर्नाटका के बाद आंध्रा का आता है, आंध्रा के बाद उड़ीसा का आता है। तो ये हमारा क्रम है। तो यहाँ पे जो जो क्रम आपको मिल रहा है वो आप लिख सकते हैं। महाराष्ट्र का आ गया दूसरा, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे यूपी भी नहीं है, गुजरात भी नहीं दिया गया, कर्नाटक दिया गया, मतलब तीसरा क्या हो गया, कर्नाटका। तो बचा क्या, तमिलनाडु। तो ये चौथा हो गया। इस प्रकार से हमारा एक करेक्ट आंसर हो गया। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। तो भारत में 2 ही द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो हम ज्वालामुखी द्वीप देखना है हमें, ठीक है। तो इनको हम चाहें तो मैप की सहायता से भी देख सकते हैं, आप मैप में दिखा सकते हैं इनको हम, या फिर अलग से हम बना के भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अलग से, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि ज्वालामुखी उद्गम वाले द्वीप कहाँ हैं इंडिया में, ठीक है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं, कौन कौन से। एक तो अंडमान मिलता है आपको, और दूसरा अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड मिलता है, और दूसरा कौन सा मिलता है, लक्षद्वीप। लेकिन भारत में जो दोनों द्वीप समूह में से कहाँ पे है ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार बस में है। यहाँ पे 2 द्वीप समूह, 2 ज्वालामुखी पर्वत हैं, एक बैरन है, एक नारकोंडम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंडमान का विस्तार देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे फैला है, इसके बाद एक और इसका हिस्सा है निचला, और इससे लगता हुआ एक निचला हिस्सा ये है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। जो बीच का है तो बीच वाला बोलेंगे मिडिल अंडमान, और इसको बोलते हैं साउथ अंडमान। तो ये अंडमान बस हो गया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, इस प्रकार से हो गए। इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा है, कोको चैनल, कौन सा है, कोको चैनल। इसके ऊपर यहाँ पे है कोको चैनल, ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और ये साउथ अंडमान। तो ये हो गया। यहाँ पे अगर कभी पूछ लिया जाए NH, तो NH4 याद रखना है, यहाँ पे NH4 है। अब यहाँ पे बात की जाए कि अंडमान की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पड़ती है, अगर ये सवाल आ जाए तो पोर्ट ब्लेयर पड़ती है साउथ अंडमान द्वीप पर। अंडमान निकोबार का साउथ अंडमान द्वीप है, वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल पड़ती है, ठीक है। इतना याद रखना है हमें। और इसके बाद हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे है, इसको बोलते हैं डक्कन पैसेज, डंकन पैसेज, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज के बाद वापस आ जाते हैं, ठीक है। डंकन पैसेज हो गया इनके बीच में। अब यहाँ पे इनने बांट दिया, यहाँ पे जो पड़ता है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, ये जो बीच का है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। यहाँ पे फिर है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये चैनल है 10 डिग्री चैनल। अगर पूछ लिया जाए कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, तो कार निकोबार आइलैंड यहाँ पे है, ये लिटिल अंडमान है, ठीक है। कार निकोबार के बाद यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, और यहाँ पे जो सबसे नीचे पड़ता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में यहाँ पे जो सबसे नीचे पॉइंट है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का तो केप कैमोरिन मतलब कन्याकुमारी वाला है, लेकिन दक्षिण भारत का पूछा जाए तो ये है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इसके नीचे जो चैनल है उसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। इतना आपको याद रखना है, इसके नीचे ग्रेट चैनल, यहाँ इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान। अब पूछा गया था हमसे क्या, कि जो 2 ज्वालामुखी पर्वत हैं वो कहाँ हैं, तो बैरन यहाँ पे और नारकोंडम यहाँ पे है। दोनों ही यहाँ से इसकी मुख्य भूमि से इतने दूर हैं। तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं बैरन, और इसको बोलते हैं नीचे वाले को नारकोंडम, ठीक है। तो ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप समूह हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं, ठीक है। तो बैरन और नारकोंडम, और ये सब अंडमान निकोबार का डिवाइडेशन यहाँ पे हमने देख लिया। और निकोबार, अंडमान निकोबार का जो बैरन है इसको बोलते हैं बंजर भी बोलते हैं। बैरन का मतलब ही होता है बंजर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होती है, कुछ भी नहीं है, तो इसको बैरन आइलैंड। और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र, मतलब कहाँ का, साउथ एशिया का,
साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय है, साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय वॉल्केनो है, ठीक है, एकमात्र सक्रिय वॉल्केनो है। इसमें जब लास्ट टाइम उद्गार हुआ था तो 2005 में हुआ था, 2005 से इसका उद्गार लगातार जारी है बैरन का। नारकोंडम नहीं है, नारकोंडम मतलब एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला सवाल हमसे जो पूछा गया है तो इसका हम आंसर क्या लगाएंगे, किस द्वीप का उद्गम, हमसे पूछा गया था किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी किसका हो गया, बैरन का, ठीक है, जो बैरन है हमारा उसका ज्वालामुखी उद्गार हो गया। इसके बाद छठवां पूछा गया है कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नीली क्रांति। तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से, मछली पालने से संबंधित है। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1985 से 1990 के टाइम पे हुई थी, ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान में, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हो गई थी 1985 से 90 के बीच में। और फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको बोला जाता है, अल्मा माटर को, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया अल्मा माटर को बोला जाता है। और अगर कभी इंडियन का नाम पूछा जाए तो इसमें है हीरा लाल चौधरी, कौन, हीरा लाल चौधरी, इनका नाम याद रखना, और अल्मा माटर इनका नाम याद रखना मत्स्य पालन के लिए। ऐसी बहुत सारी रिवॉल्यूशन हुई हैं इंडिया में, ठीक है, तो आपको वो सब भी याद होनी चाहिए, तो वो तो आपको लूसेंट में भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको लेकिन कुछ रिवॉल्यूशन के नाम बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बाकी यहाँ पे इतना याद रखना। और कुछ के जो नाम जो आपको याद रखने हैं वो मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। और जिसके नाम रखना है आपको ब्लैक, एक ब्लैक रिवॉल्यूशन याद रखना, क्या, ब्लैक। तो जो ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है वो किससे है, तो ब्लैक का जो संबंध है वो है पेट्रोलियम से, किससे, पेट्रोलियम से, ब्लैक का। ब्लैक के अलावा गोल्डन, तो गोल्डन का संबंध है हॉर्टिकल्चर एंड हनी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, शहद। इसके अलावा ब्राउन याद रखना, ब्राउन इंपॉर्टेंट है, ब्राउन है लेदर और कोकोआ से, COCOA। ब्राउन के अलावा ग्रे याद रखना, ग्रे है फर्टिलाइज़र से, फर्टिलाइज़र। ग्रे के अलावा आपको जो याद रखना है, ब्लू आपको बता ही दिया, फिर से है सिल्वर, सिल्वर याद रखना, X से है। सिल्वर के अलावा वाइट आपको पता ही है, मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से। रेड है मीट एंड टोमेटो से, किससे, मीट एंड टोमेटो, टमाटर। रेड के अलावा ग्रीन किससे होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मान लीजिए। पिंक है, पिंक का दो चीज़ों से, एक तो ऑनियन से है और दूसरा झींगा को क्या बोलते हैं, प्रॉन्स, ठीक है, प्रॉन्स। और येलो का किससे है, येलो का है ऑयल सीड्स प्रोडक्ट से, मतलब जो भी तेल देने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी आप क्रांतियाँ अभी के लिए याद रखिएगा और ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगला सवाल हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, किस सीमा रेखा का, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा का मतलब होता है कि किसी ने आपको उपनिवेश बनाया, उसके बाद आपके बीच सीमा का बंटवारा कर दिया। मतलब यहाँ पे कौन था भारत और पाकिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ, कौन सी है, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ क्या था, रेड क्लिफ एक अंग्रेजी तो था, व्यक्ति ही था, तो जिसने इस सीमा का निर्धारण किया था। तो उसने क्या किया था कि भाई सीमा बना दी है, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, मतलब जिसका निर्धारण किया गया है किसी के द्वारा, मतलब दूसरी शक्ति, या आप कह सकते हैं कि बाह्य शक्ति के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे सांस्कृतिक तत्वों का पालन नहीं होता है उसकी बात करें तो वो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री होती है। 1947 के बाद रिजल्ट था, 1947 के बाद का, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं आप। अदर आपकी याद रखनी, भारत और पाकिस्तान के अलावा किसकी अध्यारोपित सीमा है, तो आप इराक की याद रख सकते हैं, किसकी, इराक एंड सऊदी की, इराक और सऊदी की भी अध्यारोपित सीमा है। इसके अलावा युगांडा और केन्या दोनों अफ्रीका के हैं, युगांडा और केन्या, इनकी भी अध्यारोपित सीमा है। अब दूसरा पूछा गया है पूर्ववर्ती सीमा का, तो पूर्ववर्ती सीमा वो होती है जो भू आकृति आधारित है, मतलब यहाँ पे पर्वत पठार मैदान इनके कारण हो गया है। तो जो एंडीज पर्वतमाला है, आपने सुना होगा कि एंडीज है, कौन सी है, एंडीज। एंडीज किसका डिवाइडेशन करती है, तो चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, यहाँ पे 3 कंट्री हैं, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया की कैपिटल क्या है, लापाज, ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। तो एंडीज पर्वतमाला पूर्ववर्ती सीमा, मतलब जिसको भू आकृति आधारित अलग किया जाए। अवशिष्ट सीमा को, इसको रिलेक्ट बाउंड्री बोलते हैं, रिलेक्ट पूर्ववर्ती को एंटीसीडेंट बोलते हैं, और अवशिष्ट सीमा को बोलते हैं रिलेक्ट बाउंड्री। मतलब ये मौजूद नहीं है, केवल सांस्कृतिक परिदृश्य में मौजूद दिखाई देती है। जैसे ईस्ट वेस्ट जर्मनी देख लो, है तो एक ही कंट्री, लेकिन क्या है इसमें कि सांस्कृतिक परिदृश्य में मौजूद है, बाकी तो ये खत्म हो गई है, अवशिष्ट है। परवर्ती सीमा को बोलते हैं सब्सिक्वेंट बाउंड्री। सब्सिक्वेंट बाउंड्री क्या होती है कि लोगों के समूहों के बीच भाषाई, जाति और धार्मिक आधार पर जो अंतर दिखता है, वहाँ पे जो सीमा बनती है वो परवर्ती सीमा होती है। परवर्ती सीमा में इसमें आप ले सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब नॉर्थ आयरलैंड को ले सकते हैं,
नदर आयरलैंड, और इसके साथ ले सकते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये उत्तरी आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जब से बना, इन दोनों के बीच में पर्वतीय सीमा का उदाहरण है, तो इतना याद रख सकते हैं। अब पूछा गया है कि हुदहुद चक्रवात, क्या पूछा गया है, हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो ये बताना है। तो हुदहुद से जो प्रभावित हुआ था वो हुआ था हमारा आंध्रा तट, ठीक है। तो कुछ साइक्लोन के नाम याद रखने होते हैं, और साइक्लोन के नाम कंट्री के द्वारा दिए जाते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसमें से जिस कंट्री का टर्न आता है वो कंट्री उसका नाम देती है साइक्लोन का। तो आंध्र प्रदेश तट पे आया था और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है। और इसका हुदहुद नाम क्यों पड़ा था, हुदहुद नामक एक पक्षी के कारण इसका नाम हुदहुद पड़ा था, ठीक है। आंध्र प्रदेश तट में आया था। और उड़ीसा और आंध्रा में बहुत सारे आते रहते हैं। उड़ीसा और आंध्रा में एक आया था कौन सा, जावेद, ये भी उड़ीसा और आंध्रा में था, ठीक है। जावेद के अलावा एक आया था गुलाब, गुलाब भी कहाँ आया था, आंध्रा में और उड़ीसा में। और इसके बाद आया था ताउते, ताउते नाम सुना हो, ताउते या ताकते, इसका नाम आया था, एक कहाँ आया था, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इतना याद रखना। एक निसर्ग आया था, निसर्ग कहाँ आया था, ये महाराष्ट्र में आया था, महाराष्ट्र में। एम्फान आया था। तो जितने भी करंट के होंगे उनको आपको याद रखना है। तो एक उड़ीसा में आया था और वेस्ट बंगाल में आया था, ये एम्फान आया था उड़ीसा वेस्ट बंगाल में। तो इस प्रकार से चक्रवात याद रखना आपको। चक्रवात क्या होता है, ऐसे ऐसे घूम घूम के पानी को बहुत तेज़ी के साथ तटों की ओर बहा कर लाते हैं और बहुत तेज़ी से हवाएं भी चलती हैं यहाँ पे। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, यह हमारा अगला सवाल है कि कौन सा जलाशय है वो चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी पर बने जलाशय में बताना कि इसमें से नागार्जुन सागर है क्या, तो नागार्जुन सागर हमको पता है कृष्णा रिवर का है, ठीक है। राणा प्रताप सागर ये चंबल का है। बिंद सागर, तो बिंद सागर तो है नहीं कोई ऐसा। रिहंद है, ये रिहंद रिवर का नाम है। तो रिहंद रिवर पे जो है उसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद रिवर का नाम है और उस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम का जलाशय बना है, ठीक है। बिंद सागर, तो बिंद तो पर्वतमाला है। राणा सागर, राणा प्रताप सागर ये चंबल पे है। और चंबल पे और कौन से दो हैं, चंबल पे और जो हैं, एक है गांधी सागर और एक है जवाहर सागर। और तीसरा कौन सा हो गया जो इसमें पूछा गया, राणा प्रताप सागर, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड है। शिपयार्ड पूछा गया कि सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड कहाँ पे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोच्चि या कोचीन में, ठीक है। तो पता है कि भारत में मुख्य रूप से 12 प्रांगण या शिपयार्ड हैं जो कि बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो 12 के 12 तो हमारे लिए यहाँ पे डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम कुछ के बरवली नाम आपको शेयर कर देते हैं जो आपको याद रख लेना है, ठीक है। कोच्चि कोचीन भारत का सबसे बड़ा पोत या प्रांगण या शिपयार्ड हो गया। एक है हमारा न्यावा शेवा, कौन सा, न्यावा शेवा, ये कहाँ पे है, मुंबई में, मुंबई या नवी मुंबई, महाराष्ट्र लिख देते हैं, महाराष्ट्र में है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसको बोलते हैं न्यावा शेवा मुंबई वाली को किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी। और ये लॉन्गेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है, क्या है, लॉन्गेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। दूसरी बात करें तो दूसरा है मुंबई, मुंबई क्या है, ये वेस्ट मुंबई में है, ये लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया है, क्या है, लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, ये लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया है। इसके बाद कोचीन की बात करें तो कोचीन का तो आपने देख ही लिया किसके लिए फेमस है। और यहाँ पे दो द्वीप भी हैं, बेलिंगटन है और वेल्लारपदम है, बेलिंगटन और वेल्लारपदम, उसके बीच में एक कोच्चि वाला पाया जाता है। इसके बाद एक है मैंगलोर पोर्ट, सुना होगा, मैंगलोर कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। इसको ऑल वेदर पोर्ट बोलते हैं, मंगलौर वाले को क्या बोलते हैं, मंगलौर को ऑल वेदर पोर्ट, ठीक है, ऑल वेदर पोर्ट बोलते हैं। इसके अलावा पारादीप है उड़ीसा का, तो पारादीप उड़ीसा का है, महानदी पे है, इसका खुद का रेलवे सिस्टम है, पारादीप का ऑन रेलवे सिस्टम है, मतलब खुद का, ठीक है। पारादीप के अलावा हल्दिया की बात करें तो हल्दिया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का बेस है, हल्दिया में कहाँ है, हल्दिया, हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड का बेस है यहाँ पे। पोर्ट ब्लेयर बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान में। कांडला की बात की जाए तो कांडला कहाँ पे, कांडला है गुजरात में, बिजीएस्ट है और रिचेस्ट और बिजीएस्ट माना जाता है कांडला गुजरात वाले को, किसको, कांडला, कांडला ये कहाँ है, गुजरात में, इसको बिजीएस्ट और रिचेस्ट माना जाता है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन, ठीक है। तूतीकोरिन का नाम बदल दिया गया था, वीओ चिदम्बरम, इसका कुछ नाम बदल दिया गया था और वीओ चिदम्बरा राजू ऐसा पोर्ट कर दिया गया था इसका नाम। चेन्नई है, तमिलनाडु में है, ठीक है, इंडिया का तीसरा है चेन्नई वाला तमिलनाडु का, और तमिलनाडु का फर्स्ट है और इंडिया का तीसरा बड़ा है। एन्नोर या फिर नाम आता है इसका एन्नोर, ठीक है, एन्नोर पोर्ट है, वो भी तमिलनाडु में है, इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है। वाईजैग है, वाईजैग आंध्र प्रदेश में है, ये वाईजैग मतलब विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। ओनली नेचुरल सी पोर्ट, इसके बारे में क्या है, ओनली नेचुरल सी पोर्ट, इसमें केवल ओनली नेचुरल सी पोर्ट विशाखापट्टनम वाईजैग वाला ही है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है वो आता है, मध्य प्रदेश बहुतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो मणिकरण विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है,
इतना याद रखना है हमें। राजगीर वाला एक बिहार की बात की जाए तो बिहार में अब जी मणिकरण विद्युत भूतापीय ऊर्जा मतलब जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी के कुछ ही जगह पे हैं, जम्मू कश्मीर में भी है। तो जम्मू कश्मीर में जो याद है उसका नाम है चुमाथंग। कौन सा? चुमाथंग। ये जम्मू कश्मीर में जो है इसका नाम है चुमाथंग, ठीक है। और लेटेस्ट जो है उसकी बात जिसकी चल रही है उसका नाम है तप्ता पानी। क्या? ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इसकी अभी बात चल रही थी लेटेस्ट की, ठीक है। इतना याद रखना है। एक सोहिमा है, हरियाणा में है। एक तपोवन है। तपोवन कहाँ पे है? तपोवन यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है अपना ही वाला है, ठीक है। एक है सूरजकुंड, वो है झारखंड में है सूरजकुंड। ये सब जियोथर्मल एनर्जी वेस्ट है। सूरजकुंड क्या है? ये झारखंड में, जे के झारखंड। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? जैसे सन की रोशनी जो पड़ती है ज़मीन पर, उसके कारण जो ज़मीन में हीट होती है उससे जो एनर्जी होती है। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, या तो ग्राई जिस मेटल से बना है या जिस चीज़ से बना है, तो ग्राई का जो गठन जिस प्रकार से हुआ है उसके कारण जो एनर्जी संकुचित रहती है। दूसरा होता है कि जो ज़मीन के अंदर खनिज पाए जाते हैं उनका रेडियोधर्मी क्षय होने से जो होता है। और तीसरा होता है कि जो मतलब सूर्य की रोशनी उसका सतह पर अवशोषण हुआ है उसके कारण, ठीक है। अगली बात आती है कि मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड, वेटलैंड परिणाम है। तो वेटलैंड किसका परिणाम है? हमें पता है कि उत्खात भूमि का उदाहरण है वो हमारी चंबल रिवर है। और चंबल रिवर क्या करती है? हमेशा अवनल का उत्पादन करती रही है। क्या? चंबल का कटावर कहाँ पे होता है? भिंड मुरैना में, एमपी के भिंड और मुरैना में, मोस्टली मुरैना में देखने को मिलता है, ठीक है। बीहड़ बोलते हैं। और क्या होता है कि अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में बहने वाली नदी द्वारा निरंतर कटाव होता रहता है। और कैसा? वर्टिकल कटाव मतलब ऊर्ध्वाधर कटाव होता रहता है, उससे अवनल का उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। अब कटाव के बहुत सारे टाइप हैं। अवनल का अपरदन होता है, परत अपरदन होता है, अतिचारण होता है, वायु अपरदन होता है, ठीक है, रेल अपरदन होता है। तो ये सारे अपरदन के प्रकार हैं। अगला है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और 1985 में कौन था? राजीव गांधी थे। कौन था? राजीव गांधी थे। और इसको 2009 में फिर क्या किया गया? जो 1985 का केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है तो इसको राष्ट्रीय गंगा रिवर, इसको क्या बोला गया था? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGRB, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी मतलब राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बना दिया गया था। और किसके तहत बनाया गया था? तो जो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके तहत गंगा की सफाई करवाने के लिए 2009 में NGRBA का गठन किया गया था, ठीक है। और नमामि गंगे कार्यक्रम अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, नमामि गंगे, तो आपको ये सब पता है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है सेंट्रल में तब से ये चालू हुआ है। तो नमामि गंगे जो चालू हुआ था ये 2014 में चालू हुआ था, ठीक है। तो इतना याद रख सकते हैं। अगली बात आती है साइलेंट वैली परियोजना। परियोजना लिखा है, साइलेंट वैली बस नहीं लिखा। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? तो साइलेंट वैली कहाँ का जंगल? केरल का माना जाता है जो साइलेंट वैली जंगल है। लेकिन जो साइलेंट वैली परियोजना है क्या है? पन बिजली परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पन बिजली परियोजना, ठीक है। पन बिजली परियोजना है। वो केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में जो डिटेल याद रखनी है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल हैं। कौन से? सदाबहार उष्णकटिबंधीय, सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कौन सी एक नदी भी याद रखना, तो उसका नाम है कुंतीपुजा रिवर इसके बीच से होकर बहती है। इतने नाम याद रखना आप साइलेंट वैली परियोजना के लिए। सवाल आता है हमारा, उसमें हमसे पूछा गया है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है? सेंट्रल का दिल्ली, कैपिटल हो गई हमारी। इस साइड का क्या होगा? मेन मुंबई, मुंबई के बाद यहाँ पे क्या होगा? चेन्नई, और चेन्नई के बाद यहाँ क्या होगा? कोलकाता। इस सवाल भी पहले आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना याद रखना। 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई मिली थी हमें, ठीक है। 2001 में इसको लाया गया था। कौन सा? 2001 में 2001 में थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, और 2012 में इसको कंप्लीट करने की बात थी, ठीक है। और ये NHAI आपको पता ही होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो इसकी मिनिस्ट्री है वो है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। कौन सा है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। इतना याद रखना हो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इतना इसका करेक्ट आंसर है। अगला है आलू है एक। तो आलू क्या है? आलू एक कंद है, ठीक है। आलू एक तना कंद है, इसको बोलते हैं तना कंद या कंद, मतलब जो तने में होता है उसको बोलते हैं। जो प्रकंद होता है, प्रकंद क्या होता है? तो प्रकंद होता है भूमिगत तने या भूतारी से तने के कंद, भूतारी से बने तने का कंद होता है, वो प्रकंद होता है। शकरकंद क्या होता है? तो शकरकंद या सलकंद ये होता है भूमि जो संशोधित भंडारण जड़ है एक। आलू क्या है? आलू तो एक तना है, आलू का याद रखना आप। आलू फल तो है नहीं, आलू तना है जो भूमिगत तने पर विकसित होता है। किस पे? भूमिगत तना जो होता है उस पर विकसित होता है, वो आलू है। इतना बस याद रखना आप इसमें। तो आलू का पूछा जाए तो कंद है, बाकी सब सब्जियों का या जिसका भी जो है वो लिखवा देंगे बाद में। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस जो है वो हमारी कहलाती है हीलियम। नोबल गैस क्या होती है? इनको बोलता है निष्क्रिय गैस हैं,
ठीक है, इनको बोलते हैं निष्क्रिय गैसें, जो रिएक्ट नहीं करती, मतलब नॉन रिएक्शन। और एक नोबल गैसों को अगर पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो ग्रुप 18 में रखा गया है। और नोबल गैसों की संख्या कितनी है? 6 है नोबल गैसों की संख्या, ये भी याद रखना। और जो हीलियम है, इसका उपयोग कौन करता है? गोताखोर करते हैं। 6 नोबल गैसें कौन कौन सी हैं? तो हीलियम हो गया, एक तो हीलियम मिल गई हमें। हीलियम के अलावा एक नियॉन हो गया, नियॉन के अलावा हमारी आर्गन हो गई, आर्गन के अलावा क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनॉन। तो ये हमारी नोबल गैसें हो गई। इनमें से हो सकता है किसी और का नाम अगली बार पूछ लिया जाए, तो ये आप याद रखना है इन सब का नाम। अब हमसे पूछा गया है 18 नंबर का सवाल, वो पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि यकृत है। इसको सबसे बड़ी ग्रंथि भी बोला जाता है। साथ में इसको बोला जाता है कि ये पाचन तंत्र का सहायक अंग है और ये पित्त रस का स्त्रावण करती है। कौन सा? पित्त रस का स्त्रावण करती है। इसका शेप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे एक होता है, फिर ऐसे। तो ए वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लीवर। ठीक है, लीवर होता है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। और जो ये होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट होता है, जो होता है। ये लीवर हो गया। यहाँ पे जो ये लाइन गई है ये ऐसी जाती है, फिर यहाँ पे ऐसी जो पेड़ होते हैं, पेड़ के टाइप के इस प्रकार के यहाँ पे निकले रहते हैं, और यहाँ पे एक निकला रहता है, इसको बोलते हैं हेप्टिक वेन। क्या बोलते हैं? हेप्टिक वेन बोलते हैं। और यहाँ पे जो ए होता है इसको बोलते हैं पोर्टल वेन, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। और यहाँ होता है, इसको बोलते हैं हेप्टिक आर्टरी। आपको पता ही है कि दो चीज़ें ज़्यादा काम करते हैं, जैसे मानव हार्ट भी हो गया, उसमें भी वेन और आर्टरी का सिस्टम होता है, यहाँ भी वेन और आर्टरी का सिस्टम होता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। अगर ये तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई, सबसे छोटी पूछी जाए छोटी, तो इसको बोलते हैं क्या? पीनियल, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी हो गई। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? यकृत हो गई। सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो वो हमारी जांघ की होती है, फीमर, और सबसे छोटी पूछी जाए वो हमारी कान की होती है, स्टेप्स। अगला है स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारी मतलब मनुष्य भी हो गया, उसमें जो बच्चे जन्म देने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, तो ये फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा होते हैं, हमारे अंदर फेफड़े होते हैं और फेफड़े के कारण ही हम श्वसन कर पाते हैं। तो इतना याद रखना है। तो इसका करंट आंसर हो गया ए। त्वचा के दौरान जो होता है, त्वचा के दौरान होता है टेप बॉर्म। टेप बॉर्म के अलावा कौन सा होता है? केंचुआ होता है। ठीक है, टेप बॉर्म हो गया, केंचुआ हो गया। जो सांस नली दौरान होता है, इसमें होता है तिलचट्टा। तिलचट्टे मतलब कॉकरोच हो गया, टिड्डे हो गए, ये सांस नली दौरान करते हैं। त्वचा दौरान करते हैं टेप बॉर्म और केंचुआ। गलफड़े दौरान कौन करता है? गलफड़े तो आपको पता ही होगा, गलफड़े दौरान कौन करता है? मछली, फिश। फिश आदमी खा जाता है ऐसे ही, फिश को फिश कर देता है। फेफड़े, फेफड़े का आपको पता ही है, फेफड़े दौरान कौन करता है? फेफड़े दौरान करता है स्तनधारी, उभयचर, मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, और पक्षी। ये सब इनके क्या होते हैं? फेफड़े। अगला है सिरका का रासायनिक नाम है। तो सिरका का जो रासायनिक नाम है वो होता है एसिटिक एसिड। सिरका का नाम होता है एसिटिक एसिड, और इसका दूसरा नाम याद रखना है तो मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका अगर फॉर्म पूछा जाए C2H4O2, इसका फॉर्म होता है। चीटी मारने के लिए बोरिक का काम किया जाता है, बोरिक एसिड का चीटी मारने के लिए। फॉर्म के चीटी में पाया जाता है। चीटी जो रेड चीटी होती हैं वो फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव करती हैं, ये पता ही है। टार्टरिक के खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगला सवाल जो पूछा गया है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि मायोपिया किस अंग का दोष है। तो मायोपिया मतलब मेरा पिया नहीं पूछा गया है, मायोपिया कहो कि मेरा पिया घर आया हो राम जी, ऐसा कुछ नहीं। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया जो विकार है वो है नेत्र का। इसमें क्या होता है कि जो आपको एक प्रॉब्लम होती है ना, किस चीज़ की? निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष की। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। और मायोपिया के एक अलावा एक शब्द होता है हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया ये होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती हैं। जो निकट दृष्टि दोष के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है अवतल, और जो दूर दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है वो होता है उत्तल। उत्तल लेंस और इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इतना याद रखना है। और नेत्र से संबंधित है मायोपिया। अगला है कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है, किलो कैलोरी होती है, किलो जूल होती है, वाट नहीं होती। वाट क्योंकि होती है शक्ति, पावर की, तो पावर की इकाई होती है शक्ति। तो ये वाला कंप्लीट। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो जो साधारण बैरोमीटर होता है उसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। वो पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत अत्यधिक होती है, डेंसिटी। ठीक है, पारे की जो डेंसिटी होती है वो बहुत अत्यधिक होती है। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल का क्वथनांक होता है कम, क्वथनांक कम होता है। तो इसमें जो
टेम्परेचर है वो नहीं मापा जा सकता। टेम्परेचर इसमें T4 टेम्परेचर नहीं मापा जा सकता क्वथनांक कम होने के कारण। इसका तो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी कैसा, हाई टेम्परेचर नहीं मापा जा सकता। नॉर्मल टेम्परेचर तो माप सकते हैं, लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर इसके द्वारा भरकर एल्कोहल का प्रयोग करके नहीं मापा जा सकता। जो जल होता है, जल का क्या होता है, डेंसिटी पारे से बहुत कम होती है। तो हमें कम से कम क्या करना चाहिए, हमें जैसे ये ट्यूब है, ये मान लीजिए ये ट्यूब रहता है, ऐसे बंद रहता है, यहाँ पे ऐसी चोंच टाइप की रहती है बैरोमीटर की, ठीक है। तो हाई डेंसिटी है तो पारा तो यहाँ तक दिखाई देता है, ऐसी एक नली में भरा रहता है, यहाँ पे एक पतली सी नली में, तो ये दिखा देता है बैरोमीटर। वायु दाब नापने के लिए यूज किया जाता है, काय के लिए, वायु दाब का, एयर प्रेशर के लिए। तो जैसे ही एयर प्रेशर होता है तो पारा ये दिखाई देता है बढ़ता बढ़ता। लेकिन अगर इसी ट्यूब में वायु दाब नापना और जल भर दिया जाए तो इसकी ऊंचाई हमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊंचाई का बनाना पड़ेगा जल के लिए, इसलिए इसको पॉसिबल नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर होता है पारा। अगला है कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब पशु पौधे जीव जंतु इनके मरने के बाद, विघटित होने के बाद जो ईंधन बनता है उसे हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरेनियम, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या हैं, ये जीवाश्म ईंधन के ही उदाहरण हैं। लेकिन जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडियोधर्मी है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, परमाणु ईंधन में। कहाँ पे यूज किया जाता है, परमाणु ईंधन में, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, मतलब इनका दोबारा से प्रयोग नहीं किया जाए। सौर ऊर्जा तो है नहीं कि सन की लाइट हमेशा रहेगी जब तक दुनिया रहेगी, ये अनवीकरणीय। कोयला एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी और प्राकृतिक गैस भी, ठीक है, ये अनवीकरणीय। और इन सबसे क्या होता है, CO2 का उत्सर्जन बढ़ जाता है। CO2 उत्सर्जन बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस गैस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। अगला सवाल है वो हमसे पूछा गया है 25 नंबर का, और 25 नंबर में पूछा गया कि कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो कोयला अनवीकरण है, नाभिकीय ऊर्जा अनवीकरण है, पेट्रोल अनवीकरण। करेक्ट आंसर है सॉलिड ऊर्जा। मतलब नवीकरणीय है, नवीकरण का मतलब नया है और जिसका प्रयोग लगातार किया जा सकता है। तो जो सौर ऊर्जा है इसको हम स्वच्छ ऊर्जा मतलब फ्रेश एनर्जी बोल सकते हैं। ये स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। सौर के अलावा और कौन हो सकते हैं, इसमें पवन हो सकता है, पवन के अलावा बायोमास हो सकता है, बायोमास के अलावा भूतापी हो सकता है, जियोथर्मल के अलावा हाइड्रो हो सकता है, ठीक है। ये सारे हमारे काय के उदाहरण हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं, और बाकी सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं, इतना याद रखना। अब बात करते हैं अगले सवाल की। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ। तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ 11 नवंबर 1956 से माना जाता है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ये गठन हो गया था और 11 नवंबर 1956 से पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाने लगा। अगला है स्टार्च है एक। तो स्टार्च एक क्या है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, ये पॉलीमेटिक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमेटिक कार्बोहाइड्रेट है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5 N, ठीक है, नंबर ऑफ N, ये O बना है। पॉलीमेटिक कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या में पाया जाता है, आलू का जो मंड होता है, आलू को आपने देखा होगा, एक वाइट कलर का होता है, जो आलू को काट के रख दो तो उसमें एक वाइट कलर का और फिर उसमें वो ब्लैकिश टाइप का होने लगता है, वो स्टार्च होता है। तो आलू का जो मंड बोला जाता है। और मोनोसैकेराइड की बात की जाए तो मोनोसैकेराइड एक सरल शर्करा है, इसका होता है CH2O⁴N। जो डाइसैकेराइड होता है तो ये 2 मोनोसैकेराइड से बनता है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, इसको डाइसैकेराइड बोला जाता है। और इसका कंडेंसेशन मतलब संघनन में इसका यूज किया जाता है, इतना याद रखना है। अगला है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो पोषक स्तर कुछ इस टाइप का होता है, आपने खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो जो हमारा हरित पादप होता है वो यहाँ पे होते हैं, हरित पादप यहाँ पे होगा। ये स्तर कहलाता है स्टेज फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ और ये होता है फिफ्थ, ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है। फोर्थ तक ही होता है बेसिकली, तो फोर्थ तक जाइए आप। हरित पादप हो गया, ये हो गया पहला। इसमें क्या होते हैं, पौधे और शैवाल होता है साथ में, जो स्वयं का भोजन का उत्पादन करते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, निर्माता। ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, कहीं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, कहीं कैसे भी करके खुद का भोजन बनाते हैं। इसके बाद प्रथम पोषक स्तर पे आते हैं और इसको बोलते हैं स्तर सेकंड है। यहाँ पे स्तर तो सेकंड हो गया। यहाँ आते हैं शाकाहारी, जो कि हरे पौधे खाते हैं, हरे पौधे खाते हैं, इनको प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारियों को। अब स्टेज थर्ड की बात आ गई, तो स्टेज थर्ड पे हैं जो मांसाहारी आते हैं, जो शाकाहारी को खाते हैं, और इनको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकंड कंज्यूमर। इसके बाद फोर्थ स्तर आता है मांसाहारी, जो मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी से मांसाहारी जो खाते हैं, ठीक है। शीर्ष स्तर को क्या मान सकते हैं, शीर्ष स्तर पे आप शेर टाइप के जानवर को मान सकते हैं, शेर हो गया, बाज हो गया, इन सबको हम मान सकते हैं। और ये पूरा मिला के क्या होता है, एक कम्युनिटी होती है, मतलब एक सामान्य स्थान होता है जहाँ विभिन्न प्रजातियों का एक परस्पर क्रिया समूह पाया जाता है, उसको समुदाय बोलते हैं। अगला सवाल है, उसमें हमसे पूछा गया है
कि पाश्चुरीकरण संबंधित है। तो पाश्चुरीकरण हम दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दूध तो सभी में निर्जमीकरण से संबंधित है। निर्जलीकरण नहीं है तो डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। निर्जमीकरण को बोलते हैं कीटाणु शोधन। क्या बोलते हैं? कीटाणु शोधन। तो कीटाणु ही तो मारते हैं। दूध को एक निश्चित तापमान पर और निश्चित देरी के लिए गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है? दूध पाश्चुरीकृत हो जाता है, ठीक है। इसमें हल्की गर्मी देते हैं और रोगाणु खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं? हल्की गर्मी और रोगाणु खत्म कर देते हैं। दूध के पाश्चुरीकरण के लिए नॉर्मली 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 145 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाए, इसको लगभग 30 मिनट तक किया जाए गर्म, ठीक है। 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट पे, तो दूध पाश्चुरीकृत हो जाता है। इतना याद रखना है। और पाश्चुरीकरण से संबंधित किसने खोज की थी सबसे पहले? लुई पाश्चर ने लुई पाश्चर जो थे पाश्चुरीकरण की खोज की थी। और इसमें कीटाणु शोधन निर्जमीकरण करने से होता है कवक, जो भी कवक बैक्टीरिया दूध में मौजूद होते हैं वो मर जाते हैं। किण्वन क्या होता है? चयापचय से संबंधित होता है। चयापचय या चयापचय, ठीक है। इसमें एंजाइम का यूज किया जाता है। एंजाइम आशवन होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मिश्रण होते हैं। मिश्रण में अलग अलग टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर का यूज करके अलग अलग मिश्रण को सेपरेट कर लिया जाता है। अब निर्जलीकरण बचा है, तो निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन क्या होता है? जैसे हम लोग जितना पानी पीते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हमारे शरीर से पानी निकल जाए तो हम क्या डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, फिर हम ग्लूकोज वगैरह पीते हैं। तो निर्जलीकरण वही होता है, ठीक है। अगला है ओजोन छिद्र का कारण है। तो ओजोन छिद्र 1985 के टाइम पे अंटार्कटिका में देखा गया था। ओजोन छिद्र का कारण होता है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो भी AC से निकलने वाली गैस होती है उसको होता है। CFC मान सकते हो आप। और इसमें हेलोन या हेलोजन तत्वों की अनिवार्यता होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ओजोन क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण करती है, UV रेज का, और धरती पे आकर लोगों को त्वचा कैंसर से बचाती है। एसिटिलीन का इसका होता है वेल्डिंग में इसका बहुत काम किया जाता है। एथिलीन होता है, इसको फ्रूट्स को पकाने में होता है इसका यूज। जो मीथेन का यूज किया जाता है गैसीय ईंधन मतलब रसोई में भी, और इसके अलावा स्वचालित वाहनों में। इतना याद रखना है। अगली बात है, इनमें से किस पर्यावरण को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष सुंदरलाल बहुगुणा है, तो वृक्ष बचाओ आंदोलन मतलब वही था, उनसे संबंधित थे। बी वेंकटेश्वर अल्लू, इनका कोई इतना खास मिलता नहीं है। सलीम अली क्या थे? एनवायरमेंटलिस्ट थे। सलीम अली क्या थे? वर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, वर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को बोलते हैं वर्डमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। सलीम अली को क्या बोलते हैं ये पूछा जा सकता है, वर्डमैन ऑफ इंडिया। वर्डमैन ऑफ इंडिया होने के साथ इनके नाम पे एक नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क, वो है श्रीनगर में। और एक है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये है गोवा में। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों पूछे जा सकते हैं। सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो गोवा में, नेशनल पार्क है वो श्रीनगर है, और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र सिंह। इनको तरुण भारत संघ का संस्थापक बोलते हैं। क्या? तरुण भारत संघ का संस्थापक। और कब की थी इनने स्थापना? 1975 में की थी। और 2001 में इन्हें रमन मैग्सेसे भी मिला था। रमन मैग्सेसे को क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार मानते हैं। और ये रमन मैग्सेसे हमारे अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है, ठीक है, रमन मैग्सेसे। और ये वो था ना, अभी हमने जो बताया था कि गंगा रिवर अथॉरिटी वेशन वाला, नेशनल गंगा रिवर वेशन अथॉरिटी, उसके सदस्य रह चुके हैं 2009 में। नेशनल गंगा रिवर वेशन अथॉरिटी NGRVA, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो इतना याद रखना है आपको। अगला सवाल जो पूछा गया है वो है 32 नंबर। 32 में से पूछा गया है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो प्रणेता का नाम पूछा गया है चिपको आंदोलन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। और 1973 यूके मतलब उत्तराखंड, हर बार यूनाइटेड किंगडम नहीं जाना, अपना देश कम नहीं है भाई किसी चीज़ में, ठीक है। डेट किसकी खास क्यों हो जाती है? क्योंकि एक जो राजस्थान में प्रसन्न खामकर एक जगह है, प्रसन्न खामकर में 363 बिश्नोई, आपने सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई का नाम, जो कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए उससे लिपट गई थी और उन लोगों को मार दिया गया था। तो उनके बलिदान के कारण 1973 में सेम डेट में सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता बने थे, ठीक है। इसमें नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई का। मेगा पार्टी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। इससे नर्मदा बचाओ। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट भी एनवायरमेंटलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। एक झारखंड में हुआ था सिंह भूमि आंदोलन, झारखंड का याद रखना। एक अप्पिको आंदोलन हुआ था कर्नाटका में, वहाँ भी पेड़ों को कटाने से बचाने के लिए हुआ था। अगला है कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र बिल्कुल है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान बिल्कुल है। भारतीय वन्यजीव संस्थान बिल्कुल है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। जो सर्वे ऑफ इंडिया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक के अधीन है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अधीन है, एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अधीन है, ठीक है। न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। ये सार्वजनिक हित और अनुसंधान पे बात करता है, ठीक है। और इसी चीज़ में भारतीय सर्वेक्षण विभाग वकालत पे भी बात करता है। वकालत संगठन भी माना जाता है इसको, सर्वेक्षण विभाग को।
और जो बोटेनिकल है, बोटेनिकल वाले को क्या बोलते हैं, वनस्पति वाले को, तो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट, ठीक है, बोटेनिकल जो है। और इसको 1890 में जॉर्ज किंग के टाइम से बनाया गया है और तब से चल रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान है ये 1982 में। ये इंटरनेशनल स्तर पे क्या करता है, प्रशिक्षण देता है और शैक्षणिक पाठ्यक्रम करता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया था 1972 में, वन संरक्षण आया था 1980 में, ठीक है। जल प्रदूषण पूछा जाए 1974 में आया था, पर्यावरण संरक्षण पूछा जाए 1986 में आया था, ऐसे याद रखना है। वायु प्रदूषण 1981 में आया था, लेकिन जो वन्यजीव संरक्षण है 1972 में आया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट। और इसको मैं क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट में सेक्शन 5A जो थी, सेक्शन 5A में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था, क्या, नेशनल वन्यजीव बोर्ड, इसका गठन किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो PM करता है और एक सलाहकारी निकाय है, नेशनल वन्यजीव बोर्ड, ठीक है, इतना याद रखना है। इसमें 6 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है, 6 शेड्यूल में वन्यजीव संरक्षण के लिए। फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल है, इसमें है कि पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी, फुल सिक्योरिटी, पूर्ण सुरक्षा, और इसमें जो दंड है वो मैक्सिमम होगा, जितना ज़्यादा ही रख सकते हैं। जो फिर इसके बाद 3rd एंड 4th शेड्यूल आती है, ये भी संरक्षित है, इसमें भी सुरक्षा दी जाएगी जितने ज़्यादा हो सके, और इसमें दंड उससे कम है, कम दंड है। जो 5वीं है इसमें सूची, इसमें है कि ऐसे जानवर जिनका शिकार किया जा सकता है, मतलब शिकार की परमिशन दी गई है यहाँ पे कुछ जानवरों की। जो 6वीं नंबर की सूची, इसमें है कि जो पौधे हैं, निर्दिष्ट पौधे हैं और खेती रोपण वाले जो पौधे हैं उनको निषेध किया गया कि उनको ना काटा जाए, ठीक है, इतना याद रखना है। अगली बात आती है, तो अगला जो हमारा सवाल है, अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था। तो वो किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। मात्र 17 व्यक्ति, क्या 17 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति स्क्वायर किलोमीटर, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे थे। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर इसी में बात कर ली जाए सबसे ज़्यादा, तो दिल्ली में जो इसी टाइम पे निवास कर रहे थे वो तो 11,297 व्यक्ति। समझ सकते हैं आप दिल्ली की क्राउड, 11,297 व्यक्ति, इतना क्राउडेड है, 11,297 व्यक्ति, ठीक है। अब बात की जाए कि 2011 में जो हाईएस्ट विकास दर थी, तो विकास दर थी वो मेघालय की थी, मेघालय की, और निम्नतम थी वो दादर की थी, ये मिनिमम है मैक्सिमम, और ये क्या है, विकास दर 2011 के अनुसार। हाईएस्ट लिटरेसी, LIT, हाईएस्ट लिटरेसी थी वो किसकी थी, केरला की थी 94%। बिहार की कितनी थी, लेस थी, सबसे कम, केरला की सबसे ज़्यादा। बिहार की जो थी वो थी केवल 47% समथिंग। और न्यूनतम आबादी जो थी वो सिक्किम की थी, मतलब न्यूनतम आबादी एक किसकी थी, सिक्किम की। वो जो ज़्यादातर आबादी, वो न्यूनतम UT में आबादी किसकी थी, वो लक्षद्वीप की थी, ठीक है। इतने फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं आपको। अगला है कि 2015, अभी करंट ओरिएंटेड है वो 2015 का, इसको हम केवल इसका आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। 2015 में ई-सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो इनकम टैक्स, आयकर द्वारा चालू की गई थी ई-सहयोग योजना, केवल इतना ही याद रखना। और किसके तहत, डिजिटल इंडिया के तहत, इतना याद रखना, डिजिटल इंडिया के तहत आता है। अगला है 38 नंबर का, इसमें पूछा गया है 37 नंबर का है पहले, कि अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, तो मार्क जुकरबर्ग जो थे, इनने फेसबुक की स्थापना करी थी, ये पता ही है सबको। कब की थी, फरवरी 2004 में की थी इनने फेसबुक की स्थापना। ये भारत आए थे मार्क जुकरबर्ग में, ठीक है। इनने कहाँ पे, ताजमहल गए थे, ताजमहल घूमने। अगला है 38 नंबर का, नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था एंटालिया, तुर्की में हुआ था, टर्की में, ठीक है, एंटालिया तुर्की। पेरिस फ्रांस इसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो सभी की कैपिटल ही दी गई हैं इसमें, तो यहाँ से इनके नाम भी याद कर लेना ताकि कैपिटल याद रहें। और G20 शिखर सम्मेलन अंटालिया तुर्की में हुआ था। ये भी करंट ओरिएंटेड सवाल था उस टाइम का, तो इसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। G20 का जो बात चलती है वो 1999 से चल रही है, ठीक है। G20 में 2020 में जो G20 का जो 2020 में हुआ था वो कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में इसकी बैठक हुई थी 2020 में G20 के। यह टोटल विश्व का जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका 80% ट्रेड, जो वर्ल्ड का ट्रेड है उसका 80% कवर करता है, ठीक है। और 2/3 पॉपुलेशन G20। 39 की बात की जाए कि कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है, तो G8 का जो सदस्य है वो स्पेन नहीं है। कौन नहीं है, स्पेन नहीं है, बाकी सारे G8 के सदस्य हैं। और इसमें फ्रांस है, फ्रांस के अलावा जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, UK है, जापान है, USA है और रशिया था। तो अभी G8 से के क्या बचा है, G7। कब से, 2014 से, क्योंकि 2014 में रशिया ने क्या किया था, क्रीमिया पर अधिकार, और क्रीमिया पर अधिकार करने के बाद इसको G8 से निष्कासित कर दिया गया था, तो G7 बचा है, ठीक है।
अगली बात आती है, जब द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक है, तो ज़्यादा द किलर इंस्टिंक्ट का जो लेखक है वो है ओपी सभरवाल सर। कौन है? ओपी सभरवाल, जो दुनिया भर में विशेष बल द्वारा जितने भी बचाव अभियान किए जाते हैं या छापे होते हैं उन सब की डिटेल इन्हें लिखी है, ओपी सभरवाल ने लिखी है, ठीक है। और इसी द किलर इंस्टिंक्ट नाम की एक और लेखक हैं जिसने ये बुक लिखी है, उनको बोला जाता है जोसेफ फाइंडर। उनका नाम है, क्या नाम है? जोसेफ फाइंडर। इनकी बुक का नाम भी सेम है, द किलर इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो अगर कभी इनका नाम भी आ जाए, 2006 में लिखी थी इनने और भी एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द फिक्सर, द फिक्सर, ये याद रखना। जो एम के संथानम थे, इनने भारतीय गणराज्य, इनकी जो बुक थी वो थी भारतीय गणराज्य के 50 वर्ष, क्या था? भारतीय गणराज्य की 50 ईयर ऑफ इंडियन रिपब्लिक। और इनने एक जो बुक लिखी थी वो लिखी थी इंडिया यूएसए रिलेशन पर भी, संथानम ने, ठीक है। इतना याद रखना इन लोगों के बारे में। अगली बात की जाए 41 नंबर के क्वेश्चन की, तो 41 नंबर हमसे क्या कहता है? कहता है कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो पनडुब्बी की पूछी है, तो जो पनडुब्बी थी वो हमारी सिंधु रक्षक थी, ठीक है। जो हमारी पनडुब्बी थी वो कौन थी? सिंधु रक्षक, INS सिंधु रक्षक। तो INS सिंधु रक्षक हमारी पनडुब्बी, इतना याद रखना है। और इसकी डिटेल क्या है कि ये रूसी निर्मित थी, जो रूसी निर्मित थी। 2013 में इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ था 2013 में, और ख़त्म हो गई थी। इसमें 18 लोग मर गए थे, 18 डाइड मर गए थे, तो 18 लोग मर गए थे इसमें, और ये डूब गया था। और 2017 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि 2013 में तो वैसे भी डूब चुका था, निकाल के भी क्या करोगे ऐसे का, ठीक है। INS जो विक्रांत की बात आती है, तो ये भारत में निर्मित होने वाला पहला फर्स्ट विमान वाहक पोत है, भारत में निर्मित होने वाला इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली भारत में निर्मित होने वाला पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? वो है INS विक्रांत। जो राजाली आता है, तो राजाली क्या है? एयर स्टेशन है, इस पर एयर स्टेशन लगाया गया है, राजाली पे एयर स्टेशन, ठीक है, एयर स्टेशन। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। INS विराट जो है, INS विराट की बात की जाए तो विक्रमादित्य के आने के पहले विराट कमीशन था, लेकिन जब से विक्रमादित्य आया है तब से इसको सेवा मुक्त कर दिया है विराट को। तो INS विक्रमादित्य काम करता है, जो नया वाला आया है, ठीक है। तो इतनी डिटेल हमें इसमें याद रखनी है। अब बात करते हैं हम अपने 42 नंबर की, कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो जो बात की गई है कि कौन सा ब्रिक्स देशों में एक नहीं है, उसका करेक्ट आंसर है, देखो, ब्राज़ील है। B से ब्राज़ील, R से रशिया, तो रशिया हो गया। I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका मिल गया, रशिया मिल गया, ब्राज़ील, बचा क्या? कनाडा। तो कनाडा नहीं है ब्रिक्स देशों में शामिल, ठीक है, ब्रिक्स देशों में नहीं है कनाडा शामिल। और ये 2006 से चल रहा है ब्रिक्स का, 2006। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये संघाई में, संघाई चाइना में है जो कोई, ठीक है। इतना याद रखना है। और लगभग ये 41% पॉपुलेशन कवर करता है टोटल विश्व की। जो 12वां ब्रिक्स हुआ था, 12th ब्रिक्स 2020 में हुआ था रशिया में, ठीक है, 12th ब्रिक्स हुआ था वो रशिया में हुआ था। पहले 4 थे, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। पहले चार थे, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और रूस, फिर साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें ऐड हो गया था। अगला है कौन? 2015 में IMF पूछा गया। IMF की सारी डिटेल हम पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। 1945 में बना था और ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान है। IMF वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है। IMF की जो लेटेस्ट कंट्री थी वो 190 भी जुड़ी थी, कौन सी थी? एंडोरा। एंडोरा कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। और कौन कार्यकारी निदेशक? तो सुबीर गोकर्ण को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? सुबीर गोकर्ण को नियुक्त किया गया था, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था इनको। तो हमें केवल इनका नाम याद रखना है। और ये इनको है वो RBI के संसदीय पैनल का अध्यक्ष भी चुना गया था। क्या चुना गया था? और जो रेड्डी थे इकोनॉमिस्ट थे, रघुराम राजन ओल्ड गवर्नर, वो भी रह चुके हैं RBI के गवर्नर, ठीक है। और जयंत क्या रहे हैं? जयंत रहे हैं हमारे संसदीय पैनल के अध्यक्ष। RBI का जो संसदीय पैनल था उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। और IMF की बात की जाए तो IMF की जो हेड हैं अभी वो हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। इनका नाम पूछा जाता है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, इनका नाम याद रखना है। अगला है 44 नंबर का। और 44 में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? 2017 का शूटिंग विश्व कप होगा। तो 2017 का जो होना था वो भारत में भी न्यू दिल्ली में हुआ था। पुराना क्वेश्चन है। फर्स्ट कौन था? चाइना था। पहले पे जो रहा था वो चाइना रहा था, ठीक है, इतना याद रखना। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा गया है? राष्ट्रीय एकता दिवस किसके में मनाया जाता है? तो एकता किसने करवाई थी भारत की? तो वल्लभ भाई पटेल ने करवाई थी। अब वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है कि भैया इनने इतनी सारी रियासतों का एकीकरण किया था। वो पहले इनको उप प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। क्या? पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। और भारतीय वकील भी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी रहे थे। और इनने बहुत सारी रियासतों को लगभग
562 रियासतें थी या 562 रियासतें थी, इनका एकीकरण किया था, इसलिए इनको एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, हम ये भी एक पिछले वीडियो में इनके बारे में बता चुके हैं, सप्त क्रांति दिया था, वो समाजवादी राजनीतिक नेता थे। BR अम्बेडकर के बारे में बताया था कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, ठीक है। और इनने ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख के रूप में थे, क्या थे? ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति, तो ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख के रूप में रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इतना याद रखना है, ठीक है। अगला जो है वो है कि किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। तो पिंजरे में जो बंद तोता कहा जाता है वो कहा जाता है CBI को बोला जाता है। CBI पे बहुत सवाल खड़े होते हैं, हमेशा होते रहते हैं कि इसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की इशारों पे नाचने वाली संस्था है CBI, ठीक है। तो CBI के बारे में इतना सब कुछ बोला जाता है। और ये क्या है? भारत की जांच एजेंसी है, बेसिकली भारत की जांच कर, मतलब जो भी केसेस वगैरह होते हैं उसकी जांच जब नॉर्मल पुलिस नहीं कर पाती है तो उसको CBI के पास भेज दिया जाता है और CBI इसकी जाँच करती है। जो अभी CBI है, तो CBI के जो प्रमुख हैं वो हैं अभी प्रवीण सिन्हा। कौन है? प्रवीण सिन्हा है। CVC है, CVC के हैं संजय कोठारी, ठीक है, संजय कोठारी हो गए। इसके अलावा BSF के हैं, तो BSF के हैं राकेश अस्थाना। और PTI के हैं अवेक सरकार, क्या नाम है? अवेक सरकार। तो इनके हेड हैं अभी वर्तमान में। इन लोगों के नाम आप याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ध्यान से इसको याद रखिएगा। और CBI की बात की गई है, कब की गई थी इसे? 1965 में। इतना डेट भी याद रख सकते हैं कि 1965 से इसे CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दर्जा प्राप्त है। अगला है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। तो जो मध्य प्रदेश का लघु उद्योग निगम है, ये भी सवाल पहले आ चुका है, पिछले 2018 के पेपर में शायद आया था, 1961 में। इसका करेक्ट आंसर हमने बताया भी था टेस्ट में, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लघु उद्योग निगम 1961 में बना था, ठीक है। 28 दिसंबर 1961 को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। और ये क्या कहता है? ये खरीदार विभागों संगठन के लिए जो माल और वस्तु होता है उसको खुले बाजार में प्रमुख जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या ई-कॉमर्स पोर्टल्स हैं कि उसके समान इसको व्यवस्थित करता है। क्या करता है? इसमें जो पोर्टल बनाया गया है, क्या कहता है? खरीदार संगठनों को वस्तुओं को देखने के लिए और जितनी भी क्वांटिटी है उसके अनुसार एक से अधिक वस्तुओं का चयन करने का आश्वासन देता है कि भैया आप ज़्यादा भी चुन सकते हो, ठीक है, ये सब करता है। और इसका जो मेनली इंटेंशन था लघु उद्योग निगम का, ये था कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक उच्च स्तरीय मंच स्थापित किया जाए, ठीक है। काय के लिए? उद्योग है तो व्यापारी करोगे, उसी के लिए किया जाए। तो यही सब था इसको। 1961 इसकी डेट थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब? तो ये चल रहा है मनरेगा, इसको बोलते हैं मनरेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? मनरेगा। इसका नाम पहले नरेगा हुआ करता था, उसमें म जोड़ दिया गया था, मतलब महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। नरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम था पहले, ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसको बाद में कर दिया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये क्या है कि यह जो श्रम कानून है, तो श्रम कानून की एक सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है, काम के अधिकार की गारंटी देता है। क्या देता है? काम के अधिकार की गारंटी, कि सबको 100 डे का काम दिया जाएगा, जो भी जाएगा, काम की गारंटी की 100 आप रजिस्टर करवाओ, आपको 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा, आपको बुलाया जाएगा और आपको 100 दिन का काम, और पर डे की जो भी वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करे वो आपको दी जाएगी। जो UPA गवर्नमेंट में सबसे पहले आया था 2005 में, ठीक है। और इसमें 100 दिन का रोजगार देने की बात कही है, इतना याद रखना है। और 2008 से भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम बोला जाता है इसको, ठीक है। तो और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने इसे 2014 में बोला था कि ये ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण है। तो बेसिकली इसमें ग्रामीण विकास हुआ है, गांव के लोगों को रोजगार मिला है, कम से कम काम करने के लिए ही बाहर निकले वो, और जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है उसको थोड़ा कम करने में मदद मिली थी। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ है? तो जो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क है वो कहाँ है? इंदौर में। बेसिकली इसका आंसर कन्फर्मेशन नहीं दिया गया था, लेकिन इंदौर में ही है, ठीक है, इंदौर में है। स्वर्ण निर्यात संबंधन पार्क हमारा कहाँ पे? इंदौर में है। और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, वो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, इसको याद रखना। और यहाँ पे क्या है? IIT भी है और IIM है, दोनों हैं यहाँ पे। क्या क्या है? IIT भी है और IIM। MP में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ IIT और IIM दोनों हैं, ठीक है। अब बात की जाए तो ठीक है, इतना बहुत है। मंडीदीप कहाँ है? रायसेन में है। पीतमपुर उसको डेट्राइट बोलते हैं। बीना, ये भी भोपाल के पास में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7.2 करोड़ है। कितना इसका मिलता है? 7,26,26,809, 7,26,26,809, ठीक है, इतनी जनसंख्या मिलती है MP की 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत की बात की जाए तो 121,05,69573 इतनी मिलती है, इंडिया की मिलती है 2011 के अनुसार, ठीक है, 121,05,695,573। और इसकी 7,26,26,809 इतनी मिलती है इसकी टोटल जनसंख्या। इतना आपको याद रखना है कि 2011 के अनुसार MP की जनसंख्या कितनी थी?
ठीक है, वो भारत की कितनी थी। तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं और हम अगले 50 क्वेश्चन भी आगे कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने देखा है कि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि आपको अगर चारों ऑप्शन की समझ चाहिए, आपको एलिमिनेशन सीखना है, तो फिर आपको ऑप्शंस में क्लियरिटी होने ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको थोड़ी भी क्लियरिटी हो जाएगी यहाँ पे सॉल्व करके, तो आप मान के चलिए कि आपको 15-20 क्वेश्चन का एज मिल सकता है ये पिछले क्वेश्चन को, पिछले पेपर को सॉल्व करके। तो मेरे ख्याल से तो आप सभी को पिछले पेपर सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप किसी बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको चारों ऑप्शन की डिटेल नहीं मिलेंगे, आप एक में तो पारंगत हो जाएंगे, लेकिन आपको चारों की डिटेल काफ़ी मददगार होगी। इसलिए आप वीडियो को देखिए, थोड़ा लाइक कीजिए इसको और कोशिश कीजिए कि आप वीडियो का पूरा देख पाएँ। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा लीजिए और वीडियो को देखिए। उससे क्या होगा कि आप जल्दी कवर भी कर लेंगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपका बहुत सारा टाइम गया है। वैसे भी आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो इतना टाइम आप इससे भी ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, वो भी एक ऑप्शन में। तो आपको कोशिश करनी है कि आप यहाँ से इसका फ़ायदा ले पाएँ। और बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसका निराकरण हमारे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।